प्राइवेट संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता का मॉडल किस तरीके से काम करता है? प्राइवेट संस्थान में पनिशमेंट एंड रिवार्ड का स्कीम है। जो अच्छा करता है उसको तुरंत फुरत में प्रमोशन, सीनियर पोजीशंस। सरकारी में तो ऐसा हो नहीं सकता। आप कितना भी अच्छा करें, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके तहत आप जाएंगे। कि सोशल मीडिया के बिना मेनस्ट्रीम मीडिया आज के दिन में चलना मुश्किल है। नॉलेज विथ स्किल्स, नॉलेज विथ स्किल्स। लेकिन आज के बच्चे वो कागज का टच स्पर्श पसंद नहीं करते, क्योंकि अब तो कागज का टच पसंद नहीं है, स्क्रीन का टच पसंद है। टच बदल गया ना। चैट जीपीटी या एआई कैन बी ए वेरी गुड सर्वेंट बट नॉट ए गुड मास्टर। एआई जो है वो आपका बड़ा अच्छा गुलाम और नौकर हो सकता है, लेकिन आपने उसको अगर अपना मालिक घोषित किया तो आप खतरे में। अनुशासन से मेरा अभिप्राय है कि एक खास तौर तरीके के साथ और सीमाओं के बंधन का मान रखते हुए जिंदगी में कोई आगे बढ़े, यही अनुशासन है। नमस्कार। रॉ एंड रियल एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर राजेश कुमार। 3 दशकों से ज़्यादा पत्रकारिता की शिक्षा देते हुए हो गया और उनका ये कैरियर उन बच्चों के लिए एक मिसाल है जो पत्रकारिता में अपना कैरियर देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। इन 3 दशकों में प्रोफेसर राजेश कुमार ने ना जाने कितनी किताबें लिखी हैं। 3 दर्जन से ज़्यादा इनके इंटरनेशनल जर्नल्स काफ़ी विख्यात हैं। हर मुद्दे पे हम बात करेंगे। दून विश्वविद्यालय में अनुशासन की भी जिम्मेदारी आप ही के पास है। सेशन नया शुरू हो चुका है। नए बच्चे अपने कैरियर के लिए काफ़ी कश्मकश में हैं, लेकिन जो बच्चे पत्रकारिता में, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया में अपना कैरियर देखते हैं, उनके लिए हमने गुजारिश की प्रोफेसर राजेश कुमार से। तो हमारी गुजारिश को स्वीकार करते हुए बच्चों के हित में आज वो हमारे स्टूडियो आए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद सैफी जी, आपने हमें आमंत्रित किया अपने इस पॉडकास्ट के लिए। शायद ये पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के लिए और आम लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। तो प्रोफेसर साहब, मास कम्युनिकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकार और समाज दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये कह सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन के बिना या पत्रकारिता के बिना समाज में ना बुराई का खात्मा हो सकता है, ना ही अच्छाई का प्रचार संभव है। जब तक कि मास कम्युनिकेशन ना तो अच्छाई का प्रचार करना मुमकिन नहीं। तो लिहाजा हर तरीके से पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में 3 दशक आपको हो चुके हैं। इन 3 दशकों में पत्रकारिता के उतार चढ़ाव पे आपका अनुभव क्या रहा? आपने एक बात कही कि मास कम्युनिकेशन के बिना हम कैसे चलें, समाज कैसे चले। तो पत्रकारिता की यात्रा की बात करने के पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज के दिन में और विगत 1-2 दशक से कम्युनिकेशन या उसका एक छोटा क्षेत्र मास कम्युनिकेशन की दुनिया इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि अगर आज कार्ल मार्क्स होते तो उनका जो बॉडी ऑफ वर्क, जो काम होता, वो कम्युनिज्म पर नहीं, कम्युनिकेशन पर होता। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रांति आई है। आपने कहा कि पत्रकारिता की यात्रा पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक चीज़ आपको ज्ञात है, मैं आपके दर्शकों के लिए एक तरह से रिपीट करना मान लीजिए। पत्रकारिता एक मिशन हुआ करता था शब्द सोचकर बोल रहा हूं। अब वो खरा प्रोफेशन है। इससे शायद आप भी अपना भेद नहीं रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पत्रकारिता की शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वहां से मानी जाए। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी को कह लीजिए, नेहरू जी को कह लीजिए, या समाज सुधारक जो भी थे उस समय के, वो किसी न किसी पत्र पत्रिका में या तो लिख रहे थे
या खुद का निकाल रहे थे। ये इतिहास की बात है, सबों को ज्ञात है। इसका मतलब पत्रकारिता के बिना उस समय भी लोग नहीं जी पा रहे थे, जन आंदोलनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी पत्रकारिता के बिना या जन संचार के बिना। आज भी वही हालात है, तरीके बदल गए हैं और उद्देश्य बदल गए हैं। उस समय एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों से देश को छुटकारा दिलाना, इसलिए वो मिशन की तरह था। एक तरह से वो जज्बा था। स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, कुछ वर्षों तक वो जज्बा कायम रहा। पुरानी आदतें तो जल्दी जाती नहीं, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। और जब 1990 में हमने जब अपने इकोनॉमी को ओपन किया, जिसको कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो सब कुछ खुला। इसमें बच बच के खोलने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा भी और प्रैक्टिशनर के द्वारा भी। लेकिन आप कितने भी अच्छे हों, पड़ोसी अगर बुरा है तो थोड़ा असर तो पड़ ही जाता है। तो पत्रकारिता और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर इस जो बाजारीकरण हुआ, देश दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम इंटीग्रेट करने लगे, लोग कहने लगे कि हम ग्लोबल विलेज के पार्ट बन गए हैं, तो हम अछूते कैसे रह सकते थे। कुछ अच्छी चीज़ें आई तो कुछ बुरी चीज़ें भी आई, और मिशन तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मिशन था नहीं ना। अब हम स्वतंत्र थे, अब तो हमारा अपना देश था, अपना झंडा, अपना तिरंगा, अपने लोग, अब किससे लड़ना। तो चीज़ें बदलने लगी, यात्रा आगे बढ़ी, धीरे 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 मैं आज तक पहुंच रहा हूं। आज की हालात ये है कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन एक वैसा ही उद्योग है जैसा कि साबुन तेल बनाने वाली कंपनी है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, साबुन तेल बनाने वाले को तो कोई चिंता नहीं है, उसको तो कार्टून भरने हैं, बाजार में सप्लाई करना है, बेचना है। मीडिया कम्युनिकेशन, ये तो आपने अभी तुरंत कहा है, समाज कैसे चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं डोमिनेंट जो सिचुएशन है उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। उसमें केवल पत्रकारिता और पत्रकारिता संस्थान और ये जो मीडिया हाउसेज हैं उनका ही दोष नहीं है। जब मीडिया कर्मी खादी के कुर्ते और पैजामा से ऊपर उठ गए, कोट टाई वाले हो गए, उन्हें एसी चैम्बर चाहिए और उन्हें लाखों का पैकेज चाहिए, तो कोई भी मीडिया हाउस कैसे जिएगा। उसको जीने के लिए एडवर्टीजमेंट्स लेने होंगे, तो एडवर्टीजमेंट्स लेने के लिए तो आपको तौर तरीके अपनाने होंगे। तो समय के साथ खूबियां रहते हुए भी मैं ये इशारा कर रहा हूं कि पत्रकारिता का बाजारीकरण हुआ है, लेकिन मैं निजी तौर पर निराश नहीं, इसलिए क्योंकि YouTube के थ्रू या अन्य माध्यमों से, क्योंकि मैं हो सकता है बाजारीकरण में ओतप्रोत हो जाऊं, आप तो नहीं होंगे, आपका बगल वाला नहीं होगा, तो चेक्स एंड बैलेंसेस है। और समाज को संरक्षित करने में, आगे बढ़ाने में आज के दिन में पत्र पत्रिका, पत्रकारिता संस्थान और मीडिया हाउसेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से पत्रकारिता पहले मिशन होता था, आज ग्लैमरस बिजनेस कह लीजिए, इंडस्ट्री कह लीजिए, तो क्या मिशन छूटने से समाज को कुछ नुकसान हुआ? देखिए, चौथा स्तंभ बोलते हैं ना, स्तंभ हिलेगा तो थोड़ा नुकसान तो होगा ही। अगर 4 खंभों पर पूरा समाज खड़ा है और थोड़ा अगर लड़खड़ा रहा है एक खंभा, तो चिंता तो होगी, घर की चिंता तो होगी ना। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाह रहा हूं कि मैं प्रॉफिट ऑफ डूम की तरह बात नहीं करना चाहता। चीजें बदली हैं तो शायद समय की मांग भी होगी,
मैंने कहा ना, अगर पत्रकार खादी कुर्ते में जीना नहीं चाहता, केवल एक पत्रकार का इमेज क्या है, पुराना इमेज, आज नहीं, खादी कुर्ते पजामे में झोला लटकाया हुआ, पेन लगाया हुआ एक व्यक्ति। आज के दिन में सारे प्राइम टाइम शो के जितने भी पत्रकार हैं, कोट टाई में आते हैं, अच्छे कपड़ों में आते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं, उनके पैकेजेस लाखों, सुनते हैं करोड़ों में भी है कुछ। तो जब चीज़ें बदलेंगी तो एक तो बदलाव होगा ही ना। कोई भी संस्थान अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा आगे। समाज को आपने घाटे की बात कही, समाज को घाटा इसलिए कभी कभी हो जाता है क्योंकि हर संस्थान का अपना एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन गाहे बगाहे जनता की आवाज आखिर उठाएगा कौन? हर आदमी तो पावर के सामने तो बोल नहीं सकता, कोई तो बोलता है। अगर ए पत्रकार नहीं बोला तो बी पत्रकार बोलेगा, बी नहीं बोलेगा तो सी बोलेगा, लेकिन बोलेगा तो जरूर। आज के दिन में ही देखिए, तत्कालीन सरकार कुछ भी अच्छा कर ले, क्या उसकी कमियां निकालने वाले लोग नहीं हैं? क्या चेक्स एंड बैलेंसेस का काम नहीं करते? क्या सरकार पर उसका असर नहीं होता होगा? स्वीकार कोई करे या ना करे, असर तो होता है। भले ही वो कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बोलने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई कहेगा तो असर होगा। अब कितना असर होगा उस तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। तो लाख बुराइयों के बावजूद आज का जो मीडिया की जो पूरी जो व्यवस्था है, समाज के लिए कार्य तो कर ही रही है। इंटेंसिटी घट सकती है, दिशा अलग हो सकती है, लेकिन कार्य उसका चल रहा है, उसका व्यापक असर भी है। जब कलम की ताकत कमज़ोर पड़ी तो ऐसे में शायर, कवि, सिनेमा क्या उसे बैलेंस कर पाते? एकदम कर पाते हैं। आपने तो बड़ी अच्छी बात कह दी, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था, मैं दो व्यक्तियों के बीच तुलना कर रहा था। आपका इशारा दो तरह के माध्यमों की ओर हो गया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, एक चैनल नहीं तो दूसरा चैनल, टेलीविजन नहीं तो रेडियो, रेडियो नहीं तो समाचार पत्र, ये समाचार पत्र नहीं तो बी समाचार पत्र, अगर ये भी नहीं तो सिनेमा। सिनेमा कितनी क्रांतिकारी बातों को लेके आता है। कई बार मैसेज इतना स्ट्रांग होता है कि पूरा तंत्र हिल सा जाता है, लोगों के दिलो दिमाग पर राज करता है सिनेमा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन, मैंने शुरू में ही कहा, मार्क्स होते तो आज के दिन में कम्युनिज्म नहीं कम्युनिकेशन पे लिखते। इतनी बड़ी बात मैंने स्टेटमेंट शुरू में ही क्यों कह डाला? इसके बिना हम जी नहीं सकते और इसके बिना समाज चल नहीं सकता, और हर वक्त मीडिया एंड कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और वैसा ही उसका प्रभाव रहेगा जितना कल था, और आगे भी वैसा ही रहेगा। दशा दिशा थोड़ी बदलती रहती है तो लोग भी समझते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते ही हैं। आपने पत्रकारिता को चुनने से पहले एमए किया, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट रहे, फिर थोड़ा सुधार करना चाहूँगा, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट रहे, फिर आपने पत्रकारिता की तरफ ध्यान किया, फिर आपने पीएचडी की, 3 दर्जन से ज़्यादा जर्नल्स इंटरनेशनल लेवल पे आपने खाती पाई, प्राइवेट संस्थानों के साथ भी जुड़े, लेकिन वहाँ आपको संतुष्टि नहीं मिली। तो प्राइवेट संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता का मॉडल किस तरीके से काम करता है? देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। मैं मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, और मैं था सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के साथ होता क्या है कि वो केवल सिविल सर्विसेज ही नहीं देता, अन्य कई परीक्षाएं देता है। मैंने एक परीक्षा दी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 400 मार्क्स का रिटन एग्जाम था, 150 मार्क्स का इंटरव्यू था, एंड दैट वाज इन 1992, 1992, and I cleared that exam in 93, and I joined Doordarshan in 94. सरप्राइज।
I was only 25, 24 years, 11 months. And I started my career in Doordarshan Ministry of Information and Broadcasting. उस समय प्रसार भारती एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। तो मेरी शुरुआत भारत सरकार के मीडिया संस्थान से, और उसमें मैंने न्यूज़ भी देखा, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट भी देखा। प्राइवेट संस्थान में मेरा आना जाना हुआ, लेकिन मैं मूलतः सूचना एवं जनसंचार भारत सरकार का ऑफिसर रहा हूँ लंबे समय तक। मिड कैरियर शिफ्ट मैंने किया पत्रकारिता शिक्षा की ओर। मिड कैरियर आफ्टर 40 शिफ्ट किया, 41 में आऊँगा जब मैंने शिफ्टिंग की। और कई शहरों में जैसा कि ट्रांसफ़र होता है, पोस्टिंग होती है, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि निजी पत्रकारिता संस्थानों में मेरा बहुत गहरा अनुभव है, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखने का मेरा बहुत क्लोज अनुभव है। और सरकारी तंत्र में तो मैं था ही। देखिए, निजी चैनलों की कार्यशैली बहुत प्रोफेशनल है। इनपुट डेस्क है, आउटपुट डेस्क है, बड़े ही छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बड़ी बड़ी चीज़ें वो प्रोड्यूस करके देते हैं। सरकारी की व्यवस्था बड़ी 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 होती है, और शायद उतना स्ट्रॉन्ग आउटपुट नहीं आता जितना कि निजी संस्थानों का आता है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इनएफिशिएंट हैं वो ऑफिसर्स या उनके अंदर क्षमता नहीं है। वो तो सब लोग एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस और रिटेन इंटरव्यू ऑल इंडिया लेवल पर सेलेक्ट होके जाते हैं। इवन कैमरामैन भी यूपीएससी से आता है दूरदर्शन में। अब तो नहीं, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब तो प्रसार भारती हो गया। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि वो खराब थे, कमतर लोग थे, क्योंकि वो व्यवस्था ही ऐसी है, हर चीज़ फूक फूक कर चलना। वहाँ कहावत थी कि किसी काम के लिए आपको पद्मश्री नहीं मिलेगा, लेकिन गलत काम के लिए आपको मेमो जरूर मिल जाएगा और शायद सस्पेंशन भी हो सकता है। तो अच्छा कम करो लेकिन बुरा मत करो। तो लेकिन प्राइवेट संस्थान में पनिशमेंट एंड रिवार्ड का स्कीम है। जो अच्छा करता है उसको तुरंत फुरत में प्रमोशन, सीनियर पोजीशंस। सरकारी में तो ऐसा हो नहीं सकता। आप कितना भी अच्छा करें, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके तहत आप जाएंगे। तो ये मैं अंतर कह सकता हूँ। प्रोफेसर साहब, एक आम लोगों की जो धारणा होती है, स्क्रीन पर जो दिखता है वही बिकता है। ज़्यादातर लोग एंकर्स जो बोलते हैं, आम लोगों को नहीं मालूम कि एंकर जो बोल रहा है वो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोल रहा है, वो उसके खुद के विचार नहीं है। लेकिन आम आदमी, आम नागरिक ये समझता है कि जो एंकर है वो जर्नलिस्ट है। तो ये धारणा के बारे में मैं आपको विचार जानना चाहूँगा। क्या जो दिखता है वो जर्नलिस्ट है, या जर्नलिस्ट कहीं नज़र नहीं आता? तो एंकर की इम्पोर्टेंस और पत्रकार की इम्पोर्टेंस, रिपोर्टर और पत्रकार, इनमें क्या अंतर है? देखिए, एंकर, आज का एंकर और पहले के न्यूज़ रीडर में अंतर है। जैसे दूरदर्शन के ज़माने में तो न्यूज़ रीडर ही होते थे, एंकर कोई होता नहीं था। टॉक शो में मॉडरेटर होते थे, कंपेयर कहा जाता था उनको, वो भी विशेषज्ञ ही होते थे। न्यूज़ चैनल्स में आज के दिन में दो तरह के लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो प्राइम टाइम एंकर्स हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी लोग टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं। और जो प्राइम टाइम के एंकर हैं, अगर 9 बजे से उनका शो है तो सुबह से तैयारी अपनी शुरू करते हैं, लॉट्स ऑफ रिसर्च करते हैं, उनकी पूरी टीम होती है। जैसे आपकी इतनी बड़ी टीम है, वैसे ही उनकी भी बहुत बड़ी टीम है। वो सब पर किताबें पढ़ के, जर्नल्स पढ़ के राइटअप तैयार करते हैं और फिर आगे स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अमूमन जो एंकर्स हैं प्राइम टाइम के, वो कुछ बातें तो टेलीप्रॉम्प्टर पर रहती हैं, कुछ बातें ईयरपीस के थ्रू भी कही जाती हैं प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से, पीसीआर से। लेकिन अधिकांश बातें कम से कम प्राइवेट चैनल के प्राइम टाइम के एंकर्स एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अंजना ओम कश्यप है तो एक्सटेम्पोर ही ज़्यादातर बोलती हैं, और उसके लिए तैयारी उनकी चलती है। अगर 9 बजे का शो है तो सुबह से है। तो जो प्राइम टाइम का एंकर है उसको मैं जर्नलिस्ट की श्रेणी में रखने में मुझे गुरेज नहीं है। लेकिन जो केवल टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ रहा है वो तो कुछ नहीं है, वो तो केवल एक परफॉर्मर है, वो जर्नलिस्ट नहीं है और परफॉर्मर है।
लेकिन जो एक्सटेम्पोर बोल रहा है, शोध करके आ रहा है, आज स्पोर्ट्स पर बोल रहा है, कल पॉलिटिक्स पर बोल रहा है, कल इकोनॉमी पर बोल रहा है, परसों यूएस इंडिया ट्रेड डील पर बोल फिर रहा मौसम है, पर बोल रहा है। फिर मौसम पर बोल रहा है। तब तो तैयारी करनी पड़ती है, तो उनको मैं जर्नलिस्ट क्यों ना कहूँ, उनको तो मैं कहूँगा। अच्छा, एक चीज़ है कि मैंने देखा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जब से बाढ़ आई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उसके अंदर पत्रकारिता का कोर्स चलाने वाले, मास कम्युनिकेशन का कोर्स चलाने वाले की कोई कमी नहीं है। लेकिन कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी साख नहीं बना पाया। जो भी साख बना पाया वो सरकारी यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके संस्थान हैं। आप आईआईएमसी से आपका नाता रहा है, उसकी एक अपनी साख है। तो ये क्या वजह है कि प्राइवेट संस्थान ग्लैमर और 5 स्टार कल्चर तो दे पाते, लेकिन जो आईआईएमसी, दोनों विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये जो परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या अंतर है, किस वजह से ऐसा होता है? इतनी अच्छी अच्छी बात आपने कर दी। अ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये पूछेंगे, और आपने मुझे मौका दे दिया अपनी दिल की बात कहने का। देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रम है सैफी साहब कि मास कम्युनिकेशन में आओ, एंकर बन जाओ, टाई लगाओ, कैमरे के सामने जाओ। मैं अपने बच्चों को बार बार कहता हूँ, आपके माध्यम से भी जिनकी रुचि है मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता में, उनको कहना चाहूँगा, मीडिया एंड कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है एसेंशियली मल्टीडिसिप्लिनरी है, माने कि आवश्यक रूप से बहुविषयक है और आवश्यक रूप से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब देखिए, मैंने दो शब्द पर दबाव दिया, बहुविषयक, माने कि आपको सोशियोलॉजी भी जानना है, आपको इकोनॉमिक्स भी जानना है, आपको पॉलिटिक्स भी जानना है, आपको पीपल एंड कल्चर भी जानना है, मीडिया लॉज एंड एथिक्स भी जानना है, आपको स्पोर्ट्स भी जानना है, आपको सब कुछ जानना है। और साथ में चूंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो आपको तकनीकी भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ देर पहले कह रहे थे मैं एआई के सारे टूल्स का प्रयोग करता हूँ। कल मैं विकास दिव्य कीर्ति जी का पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो एआई की एक टीम ही है, और वो चैट जीपीटी तो सब जानते हैं, और भी कई एआई टूल्स की बात कर गए, ग्रोक की बात कर गए, परप्लेक्सिटी की बात कर गए, और बाकी तो सब लोग जानते हैं। तो जब तक मीडिया संस्थानों को इस बात का आभास नहीं होगा कि ये केवल माइक्रोफोन लेकर किसी के मुंह में घुसेड़ने वाली बात नहीं है, किसी के पास माइक्रोफोन लेकर जाने के पहले आपको कितने सुदृढ़ तैयारी करनी है, ये अगर मीडिया संस्थान बताने में विफल रहा तो न संस्थान आगे जाएगा, न उनका पास आउट बच्चा कुछ आगे करेगा। ये जो आदत सी बन गई है कि माइक्रोफोन उठाओ, कैमरा उठाओ और कहीं घुस जाओ, कुछ भी पूछ डालो, एथिक्स की तो बात ही नहीं है। चलिए, मैं एथिक्स की बात है, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है, तो थोड़ा सा तो एग्रेसिव आपको होना पड़ेगा, लेकिन एग्रेसिव होना, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस होने का अर्थ ये नहीं है कि आप इंट्रूडर की श्रेणी में आ जाएं, आप ट्रेसपासर्स की श्रेणी में आ जाएं। जैसे मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करूं, इनफैक्ट थोड़ा बड़ा सुखद अनुभव रहा है कि जब मैं आया तो मेरे विश्वविद्यालय का विभाग एकदम कुछ था ही नहीं, तो मुझे शेप करने का मौका मिला। मैंने मोटो डे वन से रखा है, नॉलेज विथ स्किल्स, नॉलेज विथ स्किल्स। शानदार। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, नॉलेज गेन करो स्किल्स के साथ। केवल नॉलेज हो, स्किल्स नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। केवल स्किल्स है, नॉलेज नहीं है, तो अच्छे प्रोफेशनल जी लोगे, स्किल्स है तो जी लोगे, लेकिन नामी गिरामी पत्रकार अगर बनना है और प्राइम टाइम का एंकर बनना है, तो नॉलेज और स्किल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा आपके दर्शकों से, बच्चों से, और जो भी देख रहे हैं, जो भी पत्रकारिता, जनसंचार या मीडिया एंड कम्युनिकेशन की दुनिया में आना चाहते हैं, पढ़ने से गुरेज न करें, पढ़ने की आदत रखें। आपको अगर किताब पढ़ने का मन नहीं है तो आईपैड पर ही पढ़ लीजिए, किंडल एडिशन ही पढ़िए किताबों की, क्योंकि अब तो कागज का टच
पसंद नहीं है, स्क्रीन का टच पसंद है। टच बदल गया ना। जैसे मैं पीएचडी का जब तक थीसिस प्रिंट आउट नहीं देख लेता मुझे संतोष नहीं होता। बच्चे कहते हैं सर ईमेल कर देते हैं, पेन ड्राइव दे देते हैं, मैंने प्रिंट आउट निकाल के दो, ठीक है। लेकिन आज के बच्चे वो कागज का टच स्पर्श पसंद नहीं करते, उन्हें आईपैड का, उन्हें आदत है ना ऐसे ऐसे करने का। ठीक है, किंडल एडिशन लेके पढ़ो, पढ़ने की आदत होनी चाहिए, माने कि नॉलेज एक्वायर करना है और स्किल्स होना चाहिए। नॉलेज और स्किल्स मिला के जो भी संस्थान आगे बढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे ही। तो जो भी संस्थान के लोग भी अगर देख रहे हो उनको भी मैं कहूँगा नॉलेज दो और स्किल्स साथ में मिला के करो, आपका भी नाम होगा, आपका बच्चा भी बहुत आगे करेगा। हमारे यहाँ प्लेसमेंट सर बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं दे पाता, मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बच्चों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्री भी थोड़ा दूसरे ढंग की है ना। लेकिन हमारे 10 में से 7-8 बच्चे इसी नॉलेज स्किल्स के मिश्रण के कारण खुद नौकरी ढूंढ लेते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई जगहों पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी तनख्वाह शुरू में कम होती है आप जानते हैं, लेकिन ये तो कोई गवर्नमेंट वाला तो नहीं है ना कि 2.75% लगेगा इंक्रीमेंट, 15,000 30,000 अगले साल हो सकता है। तो इसमें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगता है। तो नॉलेज एंड स्किल्स के साथ संस्थान बढ़ें तो अच्छा करेंगे। प्राइवेट वाले शायद ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अभी भी लग रहा है कि केवल हुनर सिखा देने से काम हो जाएगा। हुनर भी पूरा नहीं सिखाते। मुझे बताया गया कुछ प्राइवेट संस्थान कैमरा हाथ में टच नहीं करने देते, या अगर बच्चा से कुछ टूट फूट हो गई, बच्चा है तो टूट फूट होगा, तो उससे एक्स्ट्रा फी मांगने लगते हैं, उसे तंग करने लगते हैं, तो बच्चा बचने लगता है, रफ टफ यूज नहीं करता है। हमारे यहाँ तो बड़ा ही जेनरसली 4-4 5-5 दिन के लिए हम लोग इशू करते हैं, और इशू का भी प्रोसेस सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें रिक्विजिशन डिसिप्लिन फॉर्म भरना है, कैसे ला के लौटाना है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो बताना है जो वहाँ पर तकनीशियन है कि सर मुझसे ये गड़बड़, ट्रांसपेरेंसी लेकिन दीजिए। तो आपके प्रश्न का बस यही जवाब है, नॉलेज स्किल्स के साथ प्राइवेट संस्थान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ें, संस्थान भी आगे बढ़ेंगे, बच्चा भी अच्छा करें। मैं आपसे गुजारिश ये भी करूँगा कि बहुत से माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स हैं, वो एंकर को देखते, मान लीजिए जो प्राइम टाइम एंकर्स, उन्हें देख के उन्हें लगता है कि गए और तुरंत नौकरी मिल गई, तुरंत स्टार बन गए। तो जब वो किसी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करते हैं 12th के बाद में, तो वो बिल्डिंग क्लास, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि नाम लेने से उनका गलत होगा, यानी कि जो 5 स्टार टाइप के दिखते हैं, उनकी फीस आपसे 50-50 गुना 100-100 गुना होती है। सरकारी संस्थानों को, यानी कि जो लोग रिजल्ट दे रहे हैं IIMC, मुझे लगता है कि भारत में जितने मीडिया कर्मी, उसमें सबसे बड़ा योगदान IIMC का है, जामिया मिलिया का है, और पिछले कुछ सालों से दून विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है। तो ये जो 5 स्टार लुक एंड फील पे जो माँ बाप जाते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा ऐसे माँ बापों को मदद करें आप कि वो संस्थान का सिलेक्शन किस आधार पे करें, कैसे करें। देखिए, इसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी समस्या है जी। पहले के पेरेंट्स ये नहीं देखते थे कि मेरा बच्चा AC कमरे में बैठता है कि साफ सुथरे कमरे में बैठता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन में पेरेंट्स ये भी देखते हैं कि क्लासरूम कैसा है, रंग रोगन कैसा है। लग्जरी, पेरेंट्स खुद पहले इंश्योर करना चाह रहे हैं कि बच्चे को लग्जरी मिले। लर्निंग के पहले, लर्निंग वाले L के पहले लग्जरी वाला L आ जा रहा है, तो गलती तो वहीं से शुरू हो जा रही है। शायद बहुत पॉसेसिव हो गए हैं बच्चों के प्रति आज के दिन में पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स नहीं होते, जिसमें आप भी शामिल हैं आपने फ़ोन भी किया था एक दिन, तो जो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पेरेंट्स को यही कहूँगा, संस्थानों का चुनाव करते समय उसके करिकुलम को देख लें। अमूमन वेबसाइट पर करिकुलम पड़ी रहती है, उस करिकुलम में अगर नॉलेज और स्किल्स का मिश्रण नहीं दिखता तो मत भेजिए बच्चे को। और कहने में बड़ा खराब लगेगा, कोशिश कीजिए कि सरकारी संस्थानों में भेजा जाए। अब आप कहेंगे कि सबको तो सरकारी में एडमिशन पॉसिबल नहीं है।
लेकिन सरकारी में कुछ इस ढंग का चेक्स एंड बैलेंसेस है कि चाह कर भी कोई पठन पाठन से मुंह नहीं फेर सकता, और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग होता है। मैं अपने दोनों विश्वविद्यालय की बात करूं, बहुत ही स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको निजी तौर पर पता है। और अब तो पीएम उषा के तहत एक बड़ा स्टूडियो भी हमारे यहाँ आ रहा है और रेडियो स्टेशन भी आने जा रहा है। बस मैं नहीं कहूँगा कि एडमिशन ना लें, करिकुलम की पड़ताल कर लें, शिक्षकों की प्रोफाइल एक बार वेबसाइट पर देख लें, पास आउट स्टूडेंट्स से बात कर लें, उसके बाद निर्णय लें। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। आमतौर पे जो देखा जाता है, जैसे आपने सोशल मीडिया रिडिफाइनिंग जर्नलिज्म इन इंडिया नामक एक हाँ, किताब लिखी है, हाँ, तो उस किताब से आप बच्चों को, पेरेंट्स को क्या संदेश दिया? एक्चुअली वो किताब जो है मेरे एक शोध छात्र के थीसिस पर आधारित है। वो थीसिस रिसर्च ये था कि आज के दिन में सोशल मीडिया किस ढंग से प्रभावित कर रहा है मेनस्ट्रीम मीडिया को। तो वो जानने की हमने कोशिश की, और मेरे जो शोधार्थी थे, अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विकास, उनके साथ ही मैंने लिखी है ये किताब। वो भी को ऑथर हैं, मैं पहला ऑथर हूँ, वो दूसरे ऑथर हैं। उसमें हमने कोशिश की ये जानने की कि क्या सोशल मीडिया का सचमुच इन्फ्लुएंस पत्रकारिता पर है या ये ऐसे ही गॉसिप करने का प्लेटफॉर्म है। आपको जान के आश्चर्य होगा, बड़े बड़े संपादकों और प्रधान संपादकों से मेरे शोधार्थी ने और मैंने भी बातचीत की, निजी अपने संपर्कों का भी प्रयोग किया। सबने, किसी ने खुले जुबान से, किसी ने दबे जुबान से स्वीकार किया कि आज के दिन में हम लोग डेली सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, और कई बार तो हम स्टोरी के लिए हमें मदद मिलती है कि किस जगह न्यूज़ स्टोरी बन रही है, और कई बार स्टोरी कोई छूट जाती है तो सोशल मीडिया से हमें पता चलता है कि अरे वहाँ की स्टोरी तो छूट गई। तो हम जो सुबह एडिटोरियल की जो बैठक करते हैं, सोशल मीडिया देख कर जाते हैं अपने रिपोर्टर्स और अपने सब एडिटर्स से बात करने। तो उन्होंने माना, खुले तौर पर माना, कि सोशल मीडिया के बिना मेनस्ट्रीम मीडिया आज के दिन में चलना मुश्किल है। और उस शोध पर के आधार पर हमने 4 C's ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन मेनस्ट्रीम मीडिया का एक मॉडल भी डेवलप किया, और इंडिया पेटेंट ऑफिस से हमें पेटेंट भी मिला हुआ है उसका, कि किस ढंग से कोलैबोरेशन होता है, कंपल्सन है, चैलेंज है, ये कई तरह के सी हैं। ये तो किताब कहाँ से खरीदी जा सकती है? ये तो अमेज़न पर ही भी अवेलेबल है, आपको मैं एक प्रति दे भी दूंगा। छोटी सी पतली सी किताब है, 100 पेज के आसपास। खासतौर से उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ जो आपके उस शोध पे पढ़ सकें, उससे मोटिवेशन ले सकें। वो हर जगह उपलब्ध है, अमेज़न के थ्रू उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट के थ्रू उपलब्ध है, मेरे पास भी कुछ प्रतियां होंगी। तो अगर कोई मेरे विश्वविद्यालय के छात्र या कोई दर्शकों को आप बता दीजिए, दर्शक अगर चाहें तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेज़न से ले सकते हैं। गूगल करेंगे सोशल मीडिया रीडिफाइनिंग जर्नलिज्म इन इंडिया, तो इस किताब से ही लिंक आ जाएगा। और सस्ती किताब है, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो 300 कुछ या 400 रुपये की किताब है। तो DPS पब्लिकेशन न्यू दिल्ली की द्वारा पब्लिश्ड है, तो कुछ अच्छा लगेगा। तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जर्नल लिखे, तो उसमें क्या थॉट रहा और किस तरीके से उसका लाभ स्टूडेंट्स को मिल? बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक तो बड़ा अच्छा आपने पूछ लिया। इंटरनेशनल के साथ एक सैफी साहब बड़ी परेशानी है, जब भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कोई ऑथर भेजता है तो वो लोग सबसे पहले लिख के भेजते हैं कि आप अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि ऑथर्स को ये कहा जाता है कि किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट चेक करा लें। वो मान के चलते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग अंग्रेजी अच्छा शायद नहीं लिख पाएंगे। तो एक कमेंट के लिए हम कल भी तैयार रहते हैं, आज भी तैयार रहते हैं कि वो ऐसा लिख के भेजेंगे। आगे फनी बात बताऊं, मैं एक शब्द चेंज नहीं करता और वो एक्सेप्ट करते हैं और छापते हैं। तो ये देखिए परसेप्शन का जिंदगी में कितना महत्व है।
वो पहले से मान लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया से आया है तो अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होगी। द ऑथर्स आर एडवाइज्ड टू गेट देयर मैन्युस्क्रिप्ट चेक बाय ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर। मैंने उससे आप चेक करें, मैं एक शब्द चेंज नहीं करता, वो इसका मतलब सही था, उन्होंने बिना देखे एक कॉमन सा बना दिया है। मेरा अनुभव ये रहा है कि जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं वो बहुत ही गंभीर शोध को एक्सेप्ट करते हैं। वो जैसे इंडिया में देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में खराब स्थिति है, देखिए कहीं भी पहले रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है। अब भारत में तो ज़्यादा लोग साक्षर हों, फिर उन साक्षरों में से ज़्यादा लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें, जीईआर बढ़ाना जिसको बोलते हैं, और करते 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 कभी 75 साल से आगे हम बढ़े हैं, 2047 तक हम चाहते हैं कि एक मुकाम हासिल कर लें। अब शोध की ओर गंभीर ध्यान हमारे यहाँ के एकेडमीज देना शुरू किए हैं, लेकिन इंटरनेशनल एरेना में बहुत पहले से चूँकि वो विकसित हो चुके थे तो वो गंभीर शोध को एक्सेप्ट करते हैं और कई बार राइट एंड रीराइट कराते हैं। इंडियन जो जर्नल्स हैं वो थोड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इंडिया के जर्नल्स में पब्लिश कराना आसान है, लेकिन विदेशी जर्नल्स खासकर सेज, रूटलेज, इनके जो जर्नल्स हैं इसमें करने के लिए एक तो शुरू में ही बहुत गंभीरतापूर्वक शोध करके आपको अपने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने होंगे और कई बार रिवाइज करके भेजना चाहिए। उसके बावजूद भी वो 2-3 बार रिवाइज कराते हैं, तब वो जाके पब्लिश करते हैं, तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ जो पत्रकारिता को लेकर लोगों में एक वहम है, एक भ्रम है, उस पर भी मैं आपका प्रकाश चाहूँगा कि लोगों की एक सोच है कि ये जो इंस्टीट्यूट से बच्चे मास कम्युनिकेशन करते हैं, मास कॉम करके आते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि पत्रकारिता के लिए कोई एक बॉडी ऐसी नहीं है जैसे आर्किटेक्चर के लिए रजिस्ट्रेशन सोसाइटी होती है, वकीलों के लिए होती है, डॉक्टरों के लिए होती है। तो जो लोग इंस्टीट्यूशन से बच्चे मास कॉम करके आते हैं, उन्हें चुनौती उन अशिक्षित, अनपढ़ और उड़दन लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है जो 8वीं फेल, 5वीं फेल, और जो सिर्फ, जैसा आपने शुरू में कहा, कि सिर्फ माइक उठाया और मोबाइल उठाया और पत्रकार बन गए। तो ऐसे में वो जो बच्चे मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो क्या आप नहीं मानते कि सरकार को आर्किटेक्चर काउंसिल, बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल टाइप ऐसा कुछ होना चाहिए, या इसके लिए कोई प्रयास हुए? बहुत सही बात कही आपने, एकदम होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कुछ दिनों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में था, वहाँ चर्चा भी चल रही थी। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि औपचारिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा चल रही थी, अनौपचारिक चर्चा चल रही थी कि क्यों ना मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया हो। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वकीलों के लिए, या अन्य कई बॉडीज़ की ओर इशारा आपने किया, वैसे ही मीडिया काउंसिल हो। कोई भी आदमी डिग्री लेने के बाद उसमें रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड होने का अर्थ ये है कि उस काउंसिल के जितने भी एथिक्स हैं, मापदंड हैं, उसको आपको फॉलो करना आपके लिए बाध्यता हो जाएगी। आज के दिन में एक यूट्यूब जर्नलिज्म का ज़माना चला है, आप तो जानते ही हैं। ये यूट्यूब जर्नलिज्म वही तो है जिस तरह आपने इशारा किया। वो बस यही मानते हैं कि, मैं एक यूट्यूबर को देख रहा था कि किसी यूनिवर्सिटी की सीनेट की बैठक में, सीनेट की बैठक सबसे बड़ी बॉडी होती, उसमें वो बैठक के बीच में वो व्यक्ति घुस गया ये पूछने की आपका सेशन लेट क्यों है। प्रश्न आपका उचित है, लेकिन वो जगह नहीं है पूछने का, तरीका गलत, तरीका गलत है। अगर यही मीडिया काउंसिल से रजिस्टर्ड पत्रकार कोई होता तो ये गलती नहीं करता, उस समय लेता, कुलपति महोदय से समय लेता, उस समय में जाके आप एक सवाल किया, आप 10 सवाल पूछो। लेकिन लोगों के इमोशन को टिटिलेट करने के लिए, केवल झंकृत करने के लिए और अपनी वो सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर डालें। तो आपने जो ये बात कही, इसको लेके चर्चा हो रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार के स्तर पर कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हो रहा है। लेकिन हम एकेडमिशियंस के बीच में, प्रोफेशनल्स के बीच में और आईएमसी संस्थान में भी लोग चर्चा कर रहे थे, ये बात चल रही है कि मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों ना बने, और जो भी पत्रकारिता की डिग्री लेके आया उसमें रजिस्टर्ड क्यों ना हो।
जी और रजिस्टर्ड होने के बाद ही उसको कैमरा, माइक्रोफोन या किसी पत्र पत्रिका में काम करने का मौका दिया जाए, ऐसा क्यों ना हो? और क्यों ना शर्तें निर्धारित कर दी जाए कि इन इन शर्तों और इन इन मापदंडों पर आप परफॉर्म अगर नहीं किए तो आपकी सर्टिफिकेट, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए। बिल्कुल। अब देखिए कितने दुख की बात है, आजकल लोग कहते हैं ये सिटीजन जर्नलिस्ट है, आपने सुना होगा ना? बिल्कुल सिटीजन डॉक्टर सुना है आपने? बिल्कुल। सिटीजन वकील सुना है आपने? वो तो जानलेवा अरे साबित होगा। नहीं, देखिए कितने जानलेवा ये साबित तो होगा। मजाक बना रहे हैं ना आप। सिटीजन सिटीजन डॉक्टर, सिटीजन वकील, और सिटीजन आर्किटेक्ट। लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट है। आपने कितना कमतर बना दिया इस प्रोफेशन को। देखिए, आम आदमी एक रिपोर्टर के लिए सोर्स ऑफ न्यूज है, लेकिन वो रिपोर्टर नहीं हो सकता। एक पत्रकार के लिए हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं सोर्सेज ऑफ न्यूज, समाचार के विभिन्न स्रोत, जी तो उसमें आम लोग भी हैं। हाँ, कहा ही जाता है नोज फॉर न्यूज, कहा जाता है कि पत्रकार को एक्स्ट्रा नाक, एक्स्ट्रा कान होना चाहिए, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना चाहिए। अगर फायर ब्रिगेड अगर गुजरे तो उसको लग जाना चाहिए कि कहीं पर आग लगी है। तो यहाँ तक सिटीजन भी उसके लिए सोर्सेज ऑफ न्यूज हो सकते हैं, लेकिन सिटीजन ही रिपोर्टर कैसे हो गया? सिटीजन ही जर्नलिस्ट कैसे हो गया? अगर सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया का अर्थ तो ये नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना बातें होने लगेगी। प्रोटोकॉल और डिग्री। इसलिए आपकी बात जो है 100% सही है। दबे जुबान में चर्चा इस पर हो रही है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है सरकारी, क्योंकि इस पर पहल तो या तो कोई जर्नलिस्ट बॉडी को करना होगा, अब एडिटर्स गिल्ड करे या ब्रॉडकास्ट मीडिया की भी जो एडिटर्स की बॉडी है वो करे, या गवर्नमेंट कुछ कर दे, या प्रेस काउंसिल कुछ करे। लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन चर्चा दबे जुबान में चल रही है। क्योंकि इससे बच्चों में एक हीन भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि जो बच्चे कोर्स करके आ रहे हैं 10-10 साल लगा के, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई मास कम्युनिकेशन मास्टर डिग्री ले रहा है, कोई बैचलर, तो सीधे जाकर कोई वकील नहीं बन सकता, सीधे जाकर कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, सीधे जाकर कोई साइकिल चोर है, कोई चप्पल चोर है, वो सीधे जाकर सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकता है, उसे वो अधिकार मिलेगा। और मजे की बात ये है कि वो कुछ भी करके बच निकल सकता है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी करके नहीं निकल सकता, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, प्रैक्टिस करने के अधिकार से उसको वंचित किया जा सकता है। लेकिन जर्नलिस्ट में और कम्युनिकेटर में ये नहीं है, ये दुख की बात है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने पढ़े लिखे बच्चों के रोजगार के सामने जो एक बड़ी समस्या पैदा की है, आप एक शिक्षाविद के नाते क्या इसे एक पर क्या कहते हैं पर्याप्त तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे उठाने का प्रयास करेंगे? मैं अपने ढंग से तो कहते ही रहता हूँ, आपके इस रॉ एंड रियल पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ, प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी कहता हूँ। इनिशिएटिव किसी को लेना होगा। हाँ, हम तो कहते रहेंगे, लेकिन पॉलिसी मेकर्स के कान में घंटी बजे तब तो। एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, और शायद जो यूट्यूबर्स देख रहे हो उनको भी कहना चाहूँगा, इसलिए इस डिग्री को कर लें और ढंग से पढ़ लें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आपको पता है, लेकिन उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट नहीं है। उसमें अगर एक आर्टिकल आपको ये राइट देता है तो उसी आर्टिकल का 19(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। वो कहता है, जैसे फॉर इंस्टांस हमको स्वच्छंद जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन डिसेंसी एंड मोरालिटी के खिलाफ अगर मैं सड़क पर कुछ करूंगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पीडीए में कई लोग अरेस्ट हो गए, प्रेमी प्रेमिका मोटरसाइकिल पर घूम रहा है और अरेस्ट हो गए। वो कहते हैं इट्स माई लाइफ, नो इट्स योर लाइफ, बट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं कर सकते आप, मोरालिटी एंड डिसेंसी के खिलाफ है। वैसे ही अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो उसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो 9 तरह के रेस्ट्रिक्शन हैं। फ्रेंडली कंट्री के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ आप नहीं बोल सकते,
पत्रकारिता करने के भी अपने एथिक्स हैं। मसलन कि कहीं पर अगर दो संप्रदायों के बीच में अगर तनाव हो गया तो आप कैसे रिपोर्टिंग करेंगे उसकी। यूट्यूबर्स तो उठकर धर्म का नाम ले लेते हैं। तो ये तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपको यूट्यूब पत्रकारी बनना है बनिए, लेकिन ढंग की डिग्री ले लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। और आपने कहा तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मुझे जब भी मौका मिलेगा इसको बड़ी ही गंभीरता से और पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि न्यू मीडिया आने के बाद में बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया। किताबों से रिश्ता कितना ज़रूरी है, जैसे मेरा अपना मानना है, जो पढ़ नहीं सकता वो लिख नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, और जो बोल नहीं सकता वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो बच्चों ने जो किताबों से रिश्ता ख़त्म किया है उसकी क्या अहमियत है, कितना ज़रूरी है? एक चीज़, इस प्रश्न का जवाब देने के पहले एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा। आप भी सुनते होंगे, मैंने भी ये बातें सुनी है कि सर डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कहाँ जाएं लेकर। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, हो सकता है मास कम्युनिकेशन की दुनिया में अवसर घट गए हों, लेकिन कम्युनिकेशन की दुनिया में अवसर बहुत बढ़ गए हैं। तो केवल मास कम्युनिकेशन की बात मत सोचिए। आपने इशारा केवल जनसंचार की ओर नहीं किया, आपने इशारा संचार की दुनिया की ओर किया। बिल्कुल। तो जनसंचार, मास कम्युनिकेशन की दुनिया में अवसर हो सकता है घट गए हों या लिमिटेड हो गए हों, लेकिन संचार की दुनिया में कई फोल्ड अवसर बढ़ गए हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने को संचार के लिए तैयार करो, कम्युनिकेशन के लिए। और उसकी तैयारी कहाँ से शुरू होगी? पढ़ने से शुरू होगी, जिसकी ओर आपने इशारा किया। शब्द जो है ना, वो संस्कार है। शब्दों से संस्कार होता है, और संस्कार के बिना जिंदगी चलेगी नहीं। इस संस्कार में कोई दकियानूसी बात नहीं कर रहा। संस्कार क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक तरीका है। तो शब्द से का भी एक संस्कार है, वो आपके जेहन में जब जाएगा तो आपका जीने का सलीका बदल जाएगा। शशि थरूर को लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर दे तो मजाक, कई मीम बनते हैं उन पर। आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, आपके दर्शक भी देखते होंगे। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर इतना ह्यूज वर्ड का बैंक आपके दिमाग में कैसे है? तो उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट डेज में बहुत बीमार रहता था, तो अक्सर स्कूल नहीं जाता था, लेकिन मैं घर बैठे बैठे मैंने सैकड़ों किताब पढ़ डाली। तो देखिए कितना स्ट्रांग वोकैबुलरी है उनके पास। शब्द ऐसे बोलते हैं जैसे लग रहा है फटफट फटफट निकल रहा है। एक आध्यात्मिक गुरु है सदगुरु, आपने सुना है उसे? जी बताइए। उनको बोलते सुनिएगा। उन्होंने फॉर्मल डिग्री नहीं ली है। उन्होंने कई बार कहा कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, और जो मैं आर्टिकुलेट कर पाता हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। तो किताब पढ़े बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब दिक्कत यह है कि कागज वाली किताब पढ़ने से गुरेज है आज के बच्चों को, बचना चाह। ठीक है, आप किंडल एडिशन ही पढ़ डालो ना। आपको लोग बोलते हैं स्क्रीन टाइम, तो ठीक है, स्क्रीन टाइम आप रील पर जो व्यर्थ कर रहे हो, बकवास है, आपका अटेंशन स्पैन घटा रहा है। आप किंडल एडिशन पढ़ो, वो तो किताब की तरह ही है। उसमें टॉर्च भी जला सकते हो, पेज भी पलट सकते हो, फील भी किताब की तरह है, और सामने स्क्रीन है। तो पढ़ने के बिना तो कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। मैं तो एक लाइन और कह के बात खत्म करूंगा। देश में बेरोजगारी की समस्या जो है अपनी जगह है, लेकिन एक प्रश्न आपके दर्शकों के लिए कि क्या रोजगार देने लायक आप हैं? पहले ये तो तय कर लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आप एम्प्लॉयबल हैं कि नहीं? परेशानी तो यहाँ है। अब सभी साहब, आप अपने फर्म में अपने रिश्तेदार जिसको कि कुछ ना आता हो, एक दिन भी रखेंगे? मुझे नहीं लगता कि रखेंगे। मैं तो नहीं रखता। आप इतना बड़ा फर्म चला रहे हैं, कोई नहीं रख सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता।
तो आप अगर एम्प्लॉयबल हैं तो रोजगार आपके लिए है। और एम्प्लॉयबल कब बनेंगे? जब आप किताब पढ़ें, सोचें, लिखें। अब जैसे चैट जीपीटी, आज के दिन पे बच्चों का असाइनमेंट तो चैट जीपीटी को दे दिया, वो बना के दे दिया, कोई थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हुआ। पहले कुछ पढ़ लो, चैट जीपीटी से पे ले लो भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मदद ले सकते आप हो। मदद ले। चैट जीपीटी या एआई कैन बी ए वेरी गुड सर्वेंट बट नॉट ए गुड मास्टर। हाँ, इस बात को अच्छी तरह रट के रखना है। आपके दर्शकों को बोलूंगा, एआई जो है वो आपका बड़ा अच्छा गुलाम और नौकर हो सकता है, लेकिन आपने उसको अगर अपना मालिक घोषित किया तो आप खतरे में हैं। ये समझने की बात है। प्रोफेसर साहब, आप अनुशासन से भी जुड़े हुए हैं, एक अच्छे शिक्षाविद होने के साथ साथ एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी आपने निभाई, प्रॉक्टर की जिम्मेदारी। तो अनुशासन को एग्जीक्यूट कराते हैं आप, जिंदगी में भी एग्जीक्यूट करते होंगे। किसी भी सफल जिंदगी के लिए, सफल कैरियर के लिए अनुशासन क्या मायने रखता है? देखिए, अनुशासन का अर्थ मेरे लिए लठ चलाना नहीं है। एक आम लोगों के अंदर एक भ्रम है कि अनुशासन का अर्थ है चीखना, चिल्लाना, दंडित करना। ये मेरे थॉट प्रोसेस से एकदम अलग है। मेरे जहन में अनुशासन का अर्थ है कि आपके लिए जो डिफाइंड ड्यूटीज़ है और जो डिफाइंड बाउंड्रीज है उसको आप ऑनर करें, उसका आप मान सम्मान रखें। अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि पिता से पुत्र बात ही ना करे, लेकिन पुत्र को ये एहसास होना चाहिए कि वो पिता से बात कर रहा है। मैं बात करने से कतई नहीं रोक रहा। इनफैक्ट जब बात रुकती है तो खतरा ही खतरा है। दो देशों के बीच में जब बहुत दुश्मनी हो जाती है और जब लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा मेल मिलाप हो, तो कहते हैं विदेश सचिव स्तर की वार्ता शुरू की जाए, यानी कम्युनिकेशन किया जाए। देखिए कितना कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो ग्रिज है, वो एक लुब्रिकेंट है जो रिश्तों के सबसे बड़ा हथियार कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, कौन से शब्दों का चुनाव किया जाए। तो जब मैं अनुशासन की बात करता हूँ, और खासकर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दुनिया में हैं, तो हम तो मान के चलते हैं कि बच्चे तो गलती करेंगे, बच्चे हैं अभी तो शेप ले रहे हैं, वो गलती करेंगे ही। उनके गलती को सुधार करने के लिए क्या करना है? फॉर इंस्टेंस, अभी आज के दिन में मैं चीफ प्रॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं चीफ प्रॉक्टर था, मैं प्रोक्टोरियल बोर्ड के स्तर पर बच्चों को पनिशमेंट मैं देता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार पनिशमेंट अगर प्रोनाउंस्ड हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड का पार्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों को बुलाना, समझाना, काउंसलिंग करना, उन्हें बताना। अब जैसे आई कार्ड लेके बच्चे को आना है, अगर जेन्युइन रीजन से बच्चा आई कार्ड लाना भूल गया तो कुछ तो आपके यहाँ एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे बच्चे को कष्ट ना हो। लेकिन अगर लग गया कि बच्चा फैशन में आई कार्ड लेकर नहीं आया है, तब तो उसको वापस घर लौटाना पड़ेगा। तो अनुशासन का अर्थ ये नहीं होता कि हर वक्त सख्ती ही रखनी है, थोड़ा मॉडरेट करना है। और सबसे ज़रूरी है बच्चे को समझाना, मोटिवेट करना। इसीलिए हमारे यहाँ हर सेशन के पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में यही सब बताया जाता है। उसके बावजूद भी बच्चे अब बच्चे हैं, यंग एज है, यंग एज की भी अपनी एक अपना है मौज मस्ती, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि एक खास एज के बाद मौज मस्ती भी करने का मन नहीं करता, तो वो भी करने देना चाहिए। लेकिन अनुशासन के बिना वो आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कही कि इक्विपमेंट हम देते हैं, बहुत जेनरसली देते हैं, लेकिन हम उसका एक फॉर्म भरवाते हैं, एक्विजिशन फॉर्म। उस फॉर्म में कब आप लीजिएगा, कब लौटाइएगा, क्या क्या लीजिएगा, कंसर्न फैकल्टी से पहले साइन कराओ, फिर एज HOD मेरे पास आओ, तब मैं मीडिया लैब इंचार्ज को मार्क करूँगा, वो रजिस्टर एंट्री करेगा। अब लोगों को लगता होगा कि क्या बकवास है भाई, लीजिए कैमरा मैं लौटा दूंगा। इसमें लर्निंग है, बच्चे की लर्निंग है कि एक ड्यू प्रोसेस होता है, जिंदगी की भी एक ड्यू प्रोसेस है। तो अनुशासन से मेरा अभिप्राय है कि एक खास तौर तरीके के साथ और सीमाओं के बंधन का मान रखते हुए जिंदगी में कोई आगे बढ़े, यही अनुशासन है मेरे लिए।
अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो आप बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, दर्शकों के लिए ज़रूरी समझते हो, मैं चाहूँगा वो संदेश ज़रूर दें। एक तो मैं, चूंकि पूरी बात में ये बात नहीं आई, इसलिए मैं अभी अपने तरफ से कह दे रहा हूँ। मेरे विश्वविद्यालय में और अमूमन अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालयों में और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में भी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत करिकुलम इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत जो करिकुलम बनाया गया है उसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रोविज़न है। कहने का अर्थ ये है कि अगर +2 करने के बाद कोई बच्चा ग्रेजुएशन प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो आज के दिन में 4 इयर्स प्रोग्राम होता है, यूजीसी ने लाया हुआ है। और ये 4 इयर्स ऐसा नहीं है कि 4 इयर्स के लिए वो अरेस्ट हो गया। 1 साल मिनिमम 40 क्रेडिट, मेरे विश्वविद्यालय में 44 क्रेडिट्स है, करके बच्चा प्रोग्राम को छोड़ सकता है। उसको एक डिग्री भी मिलेगी, उस डिग्री का नाम होगा सर्टिफिकेट इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मेरे यहाँ कहीं पर सर्टिफिकेट इन मास कम्युनिकेशन, कहीं पर सर्टिफिकेट इन मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म। और छोड़कर वो 1 साल कहीं नौकरी करे, फिर आके कहे कि नहीं मैं आगे पढ़ाई जारी करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि डे 1 से उसको शुरू करना है। उसकी जो 44 क्रेडिट या 40 क्रेडिट वाट एवर द केस में भी, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जैसे पैसे जमा होते हैं ना, वैसे जमा रहते हैं। और वो आधार के साथ लिंक होता है, बच्चे के आधार के साथ एबीसी लिंक्ड है। एबीसी में लॉगिन करके या संस्थान भी उसका क्रेडिट बैंक में कितना है कर देगा और आगे की पढ़ाई जारी कर सकता है। 2 साल के बाद वो डिप्लोमा की डिग्री के साथ निकल सकता है, 3 साल के बाद वो बीए की डिग्री के साथ निकल सकता है, 4 साल के बाद बीए ऑनर्स या बीए ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ। तो आपके दर्शकों को और जो भी इंटरेस्टेड है इस दुनिया में पठन पाठन आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आज के दिन में बहुत फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम अमूमन संस्थानों में, ज़्यादातर संस्थानों में, सरकारी गैर सरकारी में लागू हो चुका है। इसका आप लाभ उठाइए। दूसरी बात, मैंने ये बात कही है आपके पॉडकास्ट के बीच में, मैं रिपीट करूँगा, मीडिया एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र को हंसी मजाक का क्षेत्र ना माना जाए। ये बहुत ही गंभीर क्षेत्र है। एक जर्नलिस्ट या एक एंकर आज अगर वो स्पोर्ट्स पर बात कर रहा है तो कल वो पॉलिटी पर बात कर रहा है, परसों वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पर बात कर रहा है, द डे आफ्टर वो इंडो यूएस ट्रेड डील पर बात कर रहा है। सबका तेवर अलग, सबका कंटेंट अलग, लेकिन एंकर एक। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक व्यक्ति कई विषयों का समझने की हुनर, कम से कम समझने की हुनर होनी चाहिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, इसकी गंभीरता को समझ कर आए। हल्के में लेकर आएंगे तो आप शायद नौकरी भी ना मिले, नौकरी मिल जाए तो उस जॉब को रिटेन ना कर सकें, और फिर वही शब्द मैं कहूँगा, नॉलेज विथ स्किल्स, नॉलेज विथ स्किल्स एंड नॉलेज विथ स्किल्स। इसको याद रखिए। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको। तो आप थे दोन विश्वविद्यालय मास कम्युनिकेशन के एचओडी प्रोफेसर राजेश कुमार, जिन्होंने काफ़ी गंभीरता के साथ में मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन की बात से सहमति जताई और मानते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के बच्चे हैं उन्हें यूट्यूबर से जो चुनौती मिल रही है, या ये कह लीजिए इलिटरेट लोगों के साथ उन्हें कंपटीशन करना पड़ता है, जब वो डिग्री लेकर बाहर जाते हैं, वकीलों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आर्किटेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो सिटीजन जर्नलिज्म नाम से अपने आप को धोखा देना एक वहम है। तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी पत्रकारिता को या पत्रकारिता के पेशे को सरकार की तरफ से ऐसी कोई काउंसिल नहीं बनती जिससे उसे गवर्न किया जा सके, तो तब तक सिटीजन जर्नलिस्ट के नाम पे उन बच्चों की कैरियर के साथ खेलना शायद उचित नहीं होगा,
क्योंकि जिन लोगों ने पत्रकारिता में अपना कैरियर बनाया और फिर उन्हें कंपटीशन उन लोगों से करना पड़ता है जो शायद शिक्षा से कोसों दूर रहते हैं और जिनका पठन पाठन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्रोफेसर साहब ने जिस तरीके से एआई के इस्तेमाल की बात करी, नई टेक्नोलॉजी की बात करी और मल्टीपल एग्जिट एजुकेशन सिस्टम जो लागू हुआ है उसका लाभ किस तरीके से बच्चे उठा सकते हैं, तो इस सब का निचोड़ यही है कि जो पढ़ेगा नहीं वो लिख नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता वो अच्छे समाज का हिस्सा नहीं बन सकता, अच्छा समाज नहीं बना सकता। तो प्रोफेसर साहब के साथ जो चर्चा हुई ये हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को भी मजबूत करने के लिए, अनुशासित करने के लिए बहुत ज़रूरी है और अपने कैरियर के लिए भी। फ़िलहाल मोहम्मद सलीम सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।